मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम हमारे मुद्रा परिमाण सिद्धांत के इरविंग फिशर की अप्रोच को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो को हमने भाग 1 नाम दिया। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इरविंग फिशर के सिद्धांत को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने ये पढ़ लिया था कि जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत है उसको समझाने के लिए इरविंग फिशर ने अपना एक सूत्र दिया था और हमने आपको P, M, M डैश, V डैश, V डैश और T को समझा दिया था। अब इसकी जो सिद्धांत को जो सूत्र रूप में दर्शाया गया है उसकी कुछ मान्यताएं भी हैं। मान्यताएं लेना जरूरी होता है क्योंकि बिना मान्यताओं के कोई सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या मान्यताएं हैं? सबसे पहली मान्यता ये है, मैं मान्यता इसी के अंदर ही लिख देती हूँ। पहली मान्यता ये है कि जो प्राइस लेवल है वो क्या है, एक निष्क्रिय चर है। निष्क्रिय चर का मतलब ये है कि प्राइस लेवल दूसरे चरों से प्रभावित होता है लेकिन स्वयं किसी चर को प्रभावित नहीं कर सकता है। ये पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता ये है कि M और M डैश का जो अनुपात है, इन दोनों का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है, एक जैसा होता है। स्थिर रहने का मतलब ये है कि यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा की मात्रा भी बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? सीधी सी बात है, इकोनॉमी में जितना ज्यादा पैसा होगा, जितना ज्यादा मनी होगी, लोग उतने ही ज्यादा डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे काम के लिए, उतने ही ज्यादा चेक्स बनाएंगे, उतने ही ज्यादा बिल बनाएंगे। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा और साख मुद्रा का जो अनुपात होता है वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। ये दूसरी मान्यताएं हैं। तीसरी मान्यता है, चाहे संचलन वेग करेंसी का हो, चाहे संचलन वेग साख मुद्रा का हो, यानी चाहे आपका जो संचलन वेग है वो मुद्रा की मात्रा का हो, चाहे संचलन वेग साख मुद्रा की मात्रा का हो, संचलन वेग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये स्थिर रहता है। देखिए, समझिए, यहाँ पर अनुपात स्थिर है लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल ही सापेक्ष और निरपेक्ष रूप से स्थिर है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो साख मुद्रा की मात्रा भी बढ़ जाएगी लेकिन समान अनुपात में। लेकिन साख मुद्रा का संचलन वेग और मुद्रा का संचलन वेग दोनों स्थिर रहते हैं। The third one is, next one is, अर्थव्यवस्था में जो सौदों की मात्रा है वो भी स्थिर रहती है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि सौदों की मात्रा का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी में होने वाला जितना भी प्रोडक्शन है उसे खरीदा या बेचा जाएगा, उसका सौदा किया जाएगा, इसलिए जो प्रोडक्शन है उसे सौदों की मात्रा भी लिखा गया है। तो अर्थव्यवस्था में जो सौदों की मात्रा है वो कैसी रहती है? स्थिर रहती है, यानी कि जो प्रोडक्शन है इकोनॉमी में वो क्या है? कांस्टेंट है, स्थिर है, कांस्टेंट है। फिर अगली जो परिभाषा मान्यता है वो ये है कि मुद्रा की जो मांग है वो लेन देन के मूल्यों के समानुपाती है। मुद्रा की जो मांग की जाती है वो किसकी समानुपाती है? लेन देन के मूल्यों की। इस प्रकार हमने यहाँ पर इन सभी मान्यताओं को जो ग्रीन कलर से समझाया वो मान्यताएं हैं, तो हमने मान्यताओं को समझ लिया। अब हम आपको एक उदाहरण के द्वारा ये समझाएंगे कि जब अर्थव्यवस्था में ये चर बढ़ेगा तो ये चर उतना ही बढ़ जाएगा जितना कि ये चर बढ़ा है। इसके लिए आपको एक गणितीय उदाहरण से समझा रहे हैं। इरविंग फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत को समझाने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की मात्रा है यानी कि M है उसका स्तर 400 है। मुद्रा की मात्रा की जो वेलोसिटी है दैट इज टर्न। साख मुद्रा अर्थव्यवस्था में 200 है। वेलोसिटी ऑफ जो आपकी साख मुद्रा है वो 100 है। ट्रांजैक्शन यानी टोटल प्रोडक्शन है 200। तो प्राइस लेवल क्या होगा अकॉर्डिंग टू इरविंग फिशर्स थ्योरी? तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा समीकरण P इज इक्वल टू MV प्लस M डैश V डैश अपॉन T। P की जगह P आ गया, M की जगह 400, V की जगह 10 प्लस का निशान, M डैश की जगह
200, v डैश की जगह 10 और t की जगह 200। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, सॉरी p को यहां लिखना चाहिए, कभी भी ऐसे लिखना ये गलत होता है। आप बराबर का निशान इस लाइन के पास बनाइए फिर लिखिए p, ठीक है। तो p बराबर कितना हुआ 4000 प्लस 2000 अपॉन 200, p इज इक्वल टू 6000 अपॉन 200 और p इज इक्वल टू 330। तो प्राइस लेवल क्या आ गया 30 आ गया। अब इरविंग फिशर ये कहते हैं कि यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाए और ये मुद्रा की मात्रा क्या हो जाए दोगुनी हो जाए तो कीमत स्तर भी दोगुना हो जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी होकर 800 हो गई है तो अब नया, थोड़ा इसको यहां लिख लेते हैं, यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी होकर 800 हो गई है तो अब नया प्राइस लेवल, हम इसे M1 लिख लेते हैं या सिंपल के ऐसे छोड़ देते हैं, प्राइस लेवल क्या होगा। तो प्राइस लेवल क्या होगा, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ये 10 ही रहेगी। M डैश में उतना ही परिवर्तन होगा जितना मुद्रा की मात्रा में हुआ। तो मुद्रा की मात्रा कितनी बढ़ गई है 400 से 800, दोगुनी हो गई है। तो आपकी जो सात मुद्रा है वो 200 से 400 हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ सात मुद्रा 100 ही रहेगी। सौदों की मात्रा है या आपके उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 200 ही होगी। तो पहले हमने प्राइस लेवल निकाला था 30, अब नया प्राइस लेवल हमको निकालना है जब मुद्रा की मात्रा दोगुनी हो गई है। तो हम सबको सूत्र में लिखेंगे, P बराबर M की जगह 800, V की जगह 10 प्लस M डैश की जगह 400, V की जगह आई थिंक V हमने स्टूडेंट्स वो 100 नहीं था, वो 10 ही था, अब उसको 10 ही पढ़िएगा, ये गलत लिख दिया 10। आप उसको जो हमने पिछला उदाहरण बताया था आप उसको 100 नहीं पढ़िए, उसको 10 ही पढ़िए, क्योंकि कैलकुलेशन में मैंने 10 ही लिखा है, वो यहाँ पर 100 लिख दिया है। और बटे P की जगह आपके ट्रांजैक्शन जो कि 200 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हो गया 8000 प्लस 4000 प्लस बटे 2, P इज इक्वल टू 8 और 4 12,000 और ये हो गया आपका 200, 2 0 से 2 0, P इज इक्वल टू 6। तो ये क्या है, P क्या है 60 है, तो यहाँ पर P क्या है 60 है। अब आप गौर कीजिए, मुद्रा की मात्रा दोगुने होने पर कीमत स्तर भी दोगुना हो गया है। और यही तो इरविंग फिशर कहते हैं। इरविंग फिशर क्या कहते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा दोगुनी हो जाएगी तो कीमत स्तर भी दोगुना हो जाएगा। इस सिद्धांत को समझाने के लिए वो कुछ मान्यताएं रखते हैं। वो ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो साख मुद्रा है वो हमेशा जो आपकी करेंसी वाली मुद्रा है उसके बराबर ही रहेगी, उसके अनुपात में ही रहेगी। यहाँ पर मुद्रा की मात्रा बढ़ के दोगुनी हो गई है तो साख मुद्रा भी आपकी दोगुनी हो गई है। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, प्रोडक्शन चेंज नहीं होगा, तो हम सूत्र के द्वारा ये सिद्ध कर सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा दोगुनी होने पर प्राइस लेवल भी दोगुना हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर आपको एक समीकरण के माध्यम से मुद्रा परिमाण सिद्धांत किसका, इरविंग फिशर का समझाया है। और वो कब, जब किसी प्रकार का कोई संचय नहीं होता है। मैं मान्यताओं में एक मान्यता कहना हम थोड़ा मिस कर गए कि एक मान्यता ये भी है कि मुद्रा का किसी भी प्रकार का संचय नहीं होता है। जितनी भी मनी होती है वो सारी खर्च कर दी जाती है, और ये जो सारी मुद्रा खर्च की जाती है इसी के कारण क्या होता है, जितनी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है कीमत स्तर भी उतना ही बढ़ जाता है। कैसे, देखिए सिंपल सी बात है, मुद्रा की मात्रा में 100 रुपए की वृद्धि हुई तो ये 100 रुपए सारे के सारे
करने के कारण जो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ने के कारण प्राइस लेवल भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा जिस अनुपात में ये 100 रुपये बढ़े थे। अब इरविंग फिशर ने अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत को ग्राफ के थ्रू भी समझाया है, जिसे हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है। यहाँ पर हमने x अक्ष पे हमने मुद्रा की मात्रा ली है और y अक्ष पर हमने कीमत स्तर यानी कि P को लिया है y अक्ष पे, और ये जो ग्राफ है OM ये मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में अनुपातिक संबंध को बताता है। जब मुद्रा की मात्रा 100 है तो अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर कितना है? 10 है। जब मुद्रा की मात्रा दोगुनी हो गई यानी कि 100 से 200 हो गई तो कीमत स्तर भी 10 से बढ़कर 20 हो गया, दोगुना हो गया। ये दूरी दोगुनी है इसकी, ये दूरी से दोगुनी ये वाली दूरी है। और इसी प्रकार जब कीमत जो मुद्रा की मात्रा है वो 200 से बढ़कर 400 हो गई है तो आपकी जो कीमत स्तर है वो भी 20 से बढ़कर 40 हो गया है। इन दोनों के बीच अनुपातिक संबंध को दर्शाने वाली रेखा OM है। और एक बात और, जब दो चरों के बीच में संबंध अनुपातिक होता है और धनात्मक होता है तो उसे दर्शाने वाली जो रेखा होती है हमेशा मूल बिंदु से 45 डिग्री के कोण पर ही निकलती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जितनी मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है उतना ही परिवर्तन कीमत स्तर में हो जाता है। अब हमने यहाँ पर मुद्रा की मात्रा और मुद्रा का मूल्य दोनों के बीच के संबंध को भी दर्शाया है। पहले वाले चित्र में हमने बात की थी मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच के संबंध को, जो कि कैसा था? धनात्मक था, समानुपातिक था। अब यहाँ पर हम आपको मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। तो जो सारणी हमने बनाई थी शुरू में वही चीज यहाँ पर है। क्या है? यहाँ हमने मुद्रा की मात्रा M, 2M, 3M, NM, 4M ली है। यहाँ हमने मुद्रा का मूल्य जो कि हम 1/P से दर्शाते हैं, एक्चुअली में P है कीमत स्तर। कीमत स्तर का जो व्युत्क्रम या उल्टा या मुद्रा का मूल्य क्या होगा? 1/P। इसलिए हम वैल्यू ऑफ मनी को 1/P से दर्शाते हैं। यहाँ पर क्या है? 1/P, 2 1/P, 3 1/P एंड 4 1/P। यानी मुद्रा का मूल्य 1, 2, 3, 4, मुद्रा की मात्रा 1, 2, 3, 4। क्लियर? अब हम देखते हैं, यदि प्राथमिक स्तर बिंदु A है जो क्या कहता है कि मुद्रा की मात्रा OM है और मुद्रा का मूल्य O4 है। मुद्रा का मूल्य O4 1/P है, इसको ऐसा बोला जाएगा। तो अगर मुद्रा की मात्रा OM से 2M हो जाती है यानी कि दोगुनी हो जाती है, मुद्रा की मात्रा दोगुनी हो जाती है, तो मैंने आपको क्या बताया था? मुद्रा की मात्रा दोगुनी होने पर कीमत स्तर भी दोगुना हो जाएगा लेकिन मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। तो मुद्रा का मूल्य आप देखते हो कि यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी हो जाती है तो हम B पॉइंट पर आ जाते हैं जहां पर मुद्रा का मूल्य पहले O4 1/P था और अब घटकर O2 1/P हो गया। पहले इतना था, अब आधा घट गया। ठीक है? इसी तरीके से यदि मुद्रा की मात्रा बढ़कर 4 गुना हो जाती है, OM से बढ़कर O4M हो जाएगी, तो हम C पॉइंट पर आ जाएंगे कि पहले मुद्रा का मूल्य यहाँ था, अब घटकर चौथाई रह गया, तो O1/P रह जाएगा। तो क्या समझ में आया कि मुद्रा का मूल्य और मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच जो संबंध होता है वो समानुपातिक और धनात्मक होता है, लेकिन मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच का संबंध इस प्रकार होता है कि मुद्रा की मात्रा अगर दोगुनी होगी तो मुद्रा का मूल्य घटकर आधा रह जाएगा, मुद्रा की मात्रा 4 गुनी होगी तो मुद्रा का मूल्य घटकर चौथाया रह जाएगा। इन दोनों के बीच को संबंध को दर्शाने वाला जो ग्राफ होता है उसकी आकृति जो इस प्रकार की होती है उसे आयताकार परिवलय कहते हैं। ठीक है? तो हमने क्या समझाया? हमने क्या समझा
कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। इसको समझाने के लिए इरविंग फिशर ने पहले एक सूत्र दिया, फिर सूत्र को उसने गणितीय उदाहरण से समझाया। सूत्र से पहले उसने एक सारणी से समझाया, उसको सारणी के बाद सूत्र से समझाया, उसके बाद में गणितीय उदाहरण से समझाया, और उसके बाद में उसने उसका चित्रमय प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर हमारा इरविंग फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कैम्ब्रिज संप्रदाय के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की।